जय हिंद दोस्तों। आज आपका ये मिक्स प्रैक्टिस 2 ये लेके आए हैं सेट 2। इसको सोल्व करेंगे और सारे एस्पेक्ट क्वेश्चंस के देखते हुए चलेंगे। और आई होप अगर मजा आया हो पहले सेट में तो सारे बच्चे दूसरे सेट के नीचे लिखेंगे कि सर पूरा परफेक्ट था, मजा आया। और जो आपको लगे कि इंफॉर्मेशन ऐसी भी ऐड करनी चाहिए वो भी बता दीजिएगा जो आपका मन है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? पोइट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, किसके दरबारी कवि थे? तो कवि कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर ये आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कवि थे। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर तो जाएगा सी इज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को याद रखना है आपको। हर्ष के दरबार में कौन आया था? तो बाणभट्ट हर्ष के दरबार में था, तो ये याद रखना है। आंसर जाएगा सी। और अब बात करते हैं इसके बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न के बारे में। यहां कालिदास के बारे में भी जान लेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में भी जान। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का चिकित्सक कौन? धन्वंतरी था। उसके बाद फिर ये सारे के सारे छपणक, जैन साधु, अमर सिंह, संस्कृत कवि, शंकु, इसके वास्तुकार। खटपारा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति था। कालिदास कवि व नाटककार था, कवि व नाटककार। बेताल भट्ट, वररुचि, वारामिहिर, ये सारे के सारे एक जादूगर, संस्कृत विद्वान, खगोलविद। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में एक व्यक्ति का नाम कालिदास, जिसके बारे में पढ़ना है हमें यहां से। इन्होंने तीन नाटकों की रचनाएं की। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविका अग्निमित्रम मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम और खंड काव्य मेघदूतम, ऋतुसंहार, ये इनकी मुख्य कृतियां थी। अब क्वेश्चन बनता है, ये इंपोर्टेंट मार्क कर लेना है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कौन थे शेक्सपियर? शेक्सपियर इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि नाटककार थे और इन्होंने भी रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानी लिखी थी, जैसे कालिदास ने भी अभिज्ञान शकुंतलम, ये मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीय, ये सारे के सारे क्या लिखे थे? प्रेम प्रसंग लिखे थे इन नाटकों में। तो आंसर क्या था आपका? आंसर कालिदास किसके दरबारी कवि? विक्रमादित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन द ईयर। कलिंग वॉर किस वर्ष में हुआ? तो कलिंग का वॉर कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। सभी को पता है कलिंग वॉर दाया नदी के तट पर, दाया नदी भी याद है, दाया नदी के तट पर हुआ था। किसके मध्य? अशोक और पद्मनाभ के मध्य। इसके बारे में छोटी छोटी सी बातें जान लेते हैं कलिंग के युद्ध के बारे में। तो सम्राट अशोक से संबंधित बातें करते हैं। सम्राट अशोक, इनको क्या भी कहा जाए, कौन सी उपाधि दी इन्होंने? जो इनके शिलालेख में पाई गई देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि इन्हें दी गई। इन्होंने खुद दी खुद को। इनके पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी। और इनके जो यहां से पूछा जाता है, यहां से इनके सिबलिंग्स जो हुए महेंद्र, संघमित्रा, ये दोनों, इनसे पूछा है किसको श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र संघमित्रा और महेंद्र को इन्होंने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तीवल, कुणाल, चारुमती, ये भी इनके क्या थे? चारुमती की सहायता से इन्होंने नेपाल में एक शहर बसाया था। इसके बाद फिर इनसे पूछा जाता है कलिंग युद्ध, यही क्वेश्चन बना। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ। कब हुआ? 261 बीसी में। किसके मध्य? अशोक और पद्मनाभ के मध्य, दाया नदी के तट पर। और दाया नदी का रंग लाल हो गया था। उसके बाद इन्होंने क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म। किसके पश्चात बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के पश्चात। वर्णन इसमें क्या? अशोक के 13वें शिलालेख में। किसका? कलिंग युद्ध का वर्णन कहां मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। और जो कि कहां है? ओडिशा के गंजम जिले के जागोड़ स्थान पर पाया जाता है 13वां शिलालेख। इसके कितने शिलालेख हैं? इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। कितना? 84,000 स्तूप बनवाए और इन्होंने 14 प्रमुख शिलालेखों का निर्माण करवाया। शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। अगर लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक लिपि में लिखे गए मैक्सिमम ब्राह्मी में थे, लेकिन जो पाकिस्तान में पाए गए अभिलेख वो खरोष्टी लिपि में था। उसके बाद फिर इनके शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई और तीसरी बौद्ध संगीति 250 बीसी में हुई, जो कि कहां थी? पाटलिपुत्र। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस्सा थे। और इसी में अशोक ने क्या दिया? अभिधम पिटक की रचना की। बौद्ध धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं, 3 ग्रंथ माने जाते हैं। एक सुत्त पिटक, एक अभिधम पिटक, एक पाया जाता है विनय पिटक, त्रिपिटक जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 3, त्रिपिटक इज द रिलीजियस बुक ऑफ, अब आ गया क्वेश्चन त्रिपिटक का। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। अब धार्मिक ग्रंथ और बौद्ध धर्म के कौन से हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सारे के सारे यहां देखेगा ये। अब बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ यहां से त्रिपिटक, और श्रीलंका में अलग है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, यही तीसरी बौद्ध संगीति में आया। उसके बाद फिर श्रीलंका में महानतम बौद्ध भिक्षु द्वारा ये नाम, सॉरी महानतम नहीं, महानाम इसका नाम था। महानाम जो बौद्ध भिक्षु था उसने 2 लिखे ग्रंथ, कौन कौन से, एक महावंश और दीपवंश, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से बौद्ध ग्रंथ इन्हें कहा जाता है, जो कि श्रीलंका में लिखे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? तो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड है, पूछिएगा मत। तो ये किसके शासन काल में, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। क्या यहां से हम इनके आसपास के क्वेश्चन देख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इनके आसपास के सारे क्वेश्चन एस्पेक्ट देखेगा। पहले तो यहां से बलबन, इल्तुतमिश, ये सारी बातें छोड़कर सीधा सा मोहम्मद बिन तुगलक पे आते हैं। शासन काल कब से कब तक किया? इन्होंने 1325 से 1351 तक शासन काल किया। इन्हें कौन कौन सी उपाधि, मोहम्मद बिन तुगलक को उपाधियां दी गई, कौन सी, जोना खान, क्राउन प्रिंस, पागल सुल्तान, पढ़ा लिखा मूर्ख शासक, ये सारी की सारी उपाधियां मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई। वह शासक जो क्या करता है, गंगा जल पिया करता था, वो कौन सा शासक था? वो मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदू त्योहार मनाता था, होली खेलता था, तो वो कौन सा था सुल्तान? वो भी मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि के लिए दीवान ए अमर कोई विभाग की स्थापना किसने की? तो ये भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये फैक्ट आपसे और पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, Who introduced डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से को हिंदी में कहा जाता है हड़प नीति। क्या कहा जाता है? राज्य हड़प नीति थी ये, हड़प नीति। तो हड़प नीति कौन लेके आया था? तो हड़प नीति लेके आया था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अब यहां 4 ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन के बारे में जान लिया। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ये 1798 से 1805 तक भारत में रहे यहां पर, और इन्होंने इनके द्वारा मुख्य कार्य जो था वो सब्सिडरी अलायंस या सब्सिडरी ट्रीटी कहा जाता है, सहायक संधि। उसके बाद 1899-1905 तक बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने। 1899-1905 तक ये भारत के वॉइसरॉय रहे। 1848 से 1856 तक डलहौजी का कार्यकाल था, और इन्हें रेलवे का जनक कहा जाता है। टेलीग्राफ की या तार सुविधा पहली बार किसने चलाई? कलकत्ता से आगरा तक इन्होंने टेलीग्राफ बिछवाया था, तार व्यवस्था, और यहां से आपका लॉर्ड डलहौजी जाएगा हड़प नीति का आंसर। लॉर्ड लिटन के कार्य भी पूछा जाता है। ये आपका सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 से 19 कर दी गई, किसके टाइम पीरियड में किसने की? लॉर्ड लिटन ने, जो कि 1876 से 1880 तक भारत में क्या रहे? गवर्नर जनरल रहे। गवर्नर जनरल छोड़िए गए, वाइसराय थे इस समय पर, वाइसराय बन गया था पद। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा? लिटन के द्वारा 1878 में आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि केवल अंग्रेजी भाषा के क्या छपेंगे? अखबार छपेंगे। आर्म्स एक्ट यानी कि क्या नहीं दिया जाएगा? जो भारतीय थे उनको बंदूकों के खिलाफ उनके लिए लेके आया गया था आर्म्स एक्ट, ये 1878। उसके बाद फिर दिल्ली दरबार 1877 में लगा, किसके? लॉर्ड लिटन ने लगवाया, और जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी। क्वेश्चन बनता है किसके शासनकाल में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी? उस समय कौन सा वॉइसरॉय था? तो इस समय कौन था? आपका लॉर्ड लिटन। आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय, तो पहले भारतीय यहां थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज कर लेते, अगर यहां से पूछेगा तो आंसर जाएगा आपका यहां से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लेकिन इनका नाम था सत्येंद्रनाथ। क्या नाम था? सत्येंद्रनाथ बोस था, सत्येंद्रनाथ बोस। इनसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस की अगर मैं बताऊं आपसे, ये 1863 में पहली बार चुने गए थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 में। तो आंसर क्या रहेगा आपका? यहां से ए जाएगा आंसर। बाकी सारे फैक्ट देख लेते हैं इनके बारे में। यहां से सुरेंद्रनाथ बनर्जी आंसर होगा, अगर सत्येंद्रनाथ बोस ऑप्शन में होता तो सत्येंद्रनाथ बोस ऑप्शन में जाता, आंसर जाता। अब यहां से सरोजनी नायडू को देखेगा, इनसे क्वेश्चन जितने बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर के अधिवेशन में कौन बनी? सरोजनी नायडू। भारत की पहली राज्यपाल कहां की बनी थी? राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी थी राज्यपाल, कौन बनी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल की उपाधि गांधी जी के द्वारा दी गई तथा इन्हें भारत कोकिला के नाम
से जाना जाता है। भारत पहली कविता, इनकी जो पहली कविता थी उसे द गोल्डन थ्रेशहोल्ड के नाम से प्रकाशित किया गया और इनके यहां इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को, इसलिए क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में 13 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व महिला दिवस 8 मार्च को। आगे बात करते हैं लाला लाजपत राय, अगला ऑप्शन था लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई, लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय ने 1928 में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। साइमन की कमीशन के खिलाफ क्या लगाया गया, यहां से आंदोलन चलाया गया, उसमें साइमन कमीशन गो बैक के नारे, और जब इन पर लाठी बरसाई गई तब इन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील मारने का काम करेगी। और ये एकमात्र एक्सट्रीमिस्ट थे जिनमें से लाल बाल पाल की बात आती है। एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन आते हैं, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल में से एकमात्र एक्सट्रीमिस्ट जो अध्यक्ष बने किसके, आईएनसी के 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। जो एक ऑप्शन है सीआर दास, वहां से उन्हें कहा जाता है देशबंधु। देशबंधु किसे कहा जाता है, सीआर दास को। और सीआर दास कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी वाज कॉल्ड एज महात्मा बाय। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, आंसर तो जाएगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन गांधी जी के बारे में हमें सारी बातें जान ली थी, आज देख ले गांधी जी को किसने क्या कहा, इसके बारे में जानिएगा। ये भी क्वेश्चन बनता है, गांधी जी को किसने क्या कहा था, कौन सी उपाधि दी। अगर बात करें मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा, जब इन्होंने नमक कानून चलाया 1930 में, तो वहां पर नमक यानी दांडी मार्च किया, तो पश्चिम के प्रांत के जो वो गुजरात वाले थे कबायलियों ने इन्हें मलंग बाबा कहा। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें क्या कहा, अर्धनग्न फकीर का उपाधि दी, टाइटल दिया। केसर-ए-हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, यही क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस। और कहां से उन्होंने 1944 में सिंगापुर रेडियो प्रसारण से इन्हें क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। और बापू की उपाधि बोला जाता है कि किसने, पंडित नेहरू ने दी, लेकिन पंडित नेहरू ने बाद में दी थी, पहले चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने दी, बाद में यहां लिख लेंगे पीटी नेहरू ने भी दी। पीटी नेहरू ने भी इन्हें बापू कहकर संबोधित किया था। तो आंसर आपका क्या गया, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिद्धा इज अ फॉर्म ऑफ डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ। गिद्धा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गिद्धा की अगर बात की जाए तो गिद्धा कहां मनाया जाता है, पंजाब। गिद्धा पंजाब। हिमाचल प्रदेश का याद रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नटी एंड डांडी। हरियाणा से पूछा जाता है भाई सांग पूछा जाता है। और राजस्थान से पूछा जाता है घूमर या झूमर, जिसे कहा जाता है घूमर और झूमर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये बता दिया मैंने, बाकी ऑप्शन। अब पंजाब के बारे में छोटी छोटी सी बातें जान लेते हैं। जब आज पंजाब का क्वेश्चन, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पंजाब से। फिर पंजाब का गठन कब हुआ, और ये हुआ आपका 1966 में, 1 नवंबर 1966। यहां के लोक नृत्य क्या है, गिद्धा, भांगड़ा, किकली, धामन और सिम्मी, ये तो यहां के लोक नृत्य हो जाते हैं। और अगर त्योहार के बारे में बताया जाए तो बैसाखी, लोहड़ी जिसे लाल लोई और गुरु पर्व, ये यहां के मुख्य त्योहार हो जाते हैं। अब प्रेजेंट से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से सीएम का, यहां के प्रेजेंट में सीएम कौन है, भगवत सिंह मान। और प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया प्रेजेंट के गवर्नर हो जाते हैं। इससे बाहर पंजाब से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और बना सकता है यहां से भाखड़ा नागल डैम, गुरुत्वीय डैम बना सकता है, जो कि भाखड़ा डैम कहां है, भाखड़ा पंजाब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो बात है यानी कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। क्या हुआ था, पहला सत्र, और दूसरी बैठक थी जिसमें बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। तो संवैधानिक सलाहकार कौन था, सी। अब संविधान सभा का क्वेश्चन आया तो इसमें संविधान सभा के सत्र के बारे में ये सारी बातें कर लेते हैं यहीं पर। चलिए संविधान सभा के सत्र देखिएगा। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए, तो कुल 11 सत्र हुए। कितने, 11 सत्र हुए, पूछा जाता है। पहला सत्र कब से कब तक चला, 9 दिसंबर 1940 से 23 दिसंबर 1940 को चला। तो पहला याद रखना है, बस पहला और आखिरी। उसके बाद फिर छठा, सबसे बड़ा सेशन कौन सा, सबसे छोटा सत्र कौन सा, सबसे स्मॉलेस्ट छठा सत्र। उसके बाद फिर सबसे बड़ा सत्र ये था आपका सातवां सबसे बड़ा, छठा सबसे छोटा। और आखिरी जो सत्र हुआ
14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 कर बनकर तैयार हो गया हमारा संविधान। संविधान सभा ने संविधान को बना लिया। यहां तक अब इतने सत्र में कितनी बार बैठकें हुई, तो 166 दिन संविधान सभा एक साथ बैठी, और बैठकें यानी कि 166 बैठक बोला जाता है। अब पहली बैठक के बारे में जान लीजिएगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें कार्य क्या हुआ इंपॉर्टेंट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। इसके बाद फिर पूछा जाता है लास्ट बार संविधान सभा कब बैठी थी एक साथ, तो संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को एक साथ बैठी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। यूनाइटेड प्रोविंस को यूपी का नया नाम दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था तो आगे यूपी नाम दिया गया। उसके बाद फिर यहां से जनगण मन को अपनाया गया, और इस दिन संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं सारे के सारे, यानी कि संविधान सभा के सत्र के बारे में। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, which of the following standing committees of parliament has no मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा। राज्यसभा से एक भी व्यक्ति नहीं आता है। अगर मैं बताऊं यहां से, ये आपकी जो स्थायी समिति स्टैंडिंग बोला है, ये आपका परमानेंट होती है। क्या होती है? परमानेंट बोला जाता है समितियां। अब आंसर तो जाएगा एस्टीमेट कमेटी। अब संविधान की समितियां देखें, संविधान में जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, संसदीय समितियां, उन्हें देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। पार्लियामेंट्री कमिटीज कितनी होती है? ये स्थायी समिति होते हैं और अस्थायी समिति, दो तरह से। एडहोक कमेटी, एडहोक कमेटी कब बनती है? जरूरत के हिसाब से। किसके हिसाब से? जरूरत के हिसाब से। अब पंचायती राज की जरूरत पड़ी तो क्या बना दी गई? यहां से आपकी बलवंत राय मेहता समिति बना दी गई। इस तरह से बी आर मेहता लिख दूं, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, इस तरह से। ठीक है भाई। अब बात करते हैं यहां से स्थायी समिति की। स्थायी समिति 3 प्रकार की होती है। एक तो जांच करने के लिए, इसमें भी सदस्य डिसाइड नहीं होते, तभी डिसाइड किए जाते हैं। एक बात विभागीय समिति, विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, लोकसभा से भी होते हैं, राज्य लोकसभा से 21, राज्यसभा से आपका 10। अब बात आती है, ये जो मेन मुद्दा है वित्तीय समिति का, इन्हें क्या कहा जाता है? स्थायी समिति में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वित्तीय समिति में आते हैं, परमानेंट को ही कहा जाता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसके प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? बैजंत पांड्या, ये भी याद रखना है। और इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। एक एस्टीमेट कमेटी होती है, जिसमें सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं। प्रेजेंट में संजय जायसवाल इसके अध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए पीएसी, पीएसी का जो अध्यक्ष होता है वो ओपोजिशन से होता है। कहां से होता है भाई? ओपोजिशन से। तो ओपोजिशन ये के वेणुगोपाल प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। और पीएसी में भी कितने सदस्य? 22, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से। तो आंसर जाएगा आपका एस्टीमेट कमेटी में। कहां से सारे सदस्य? सारे के सारे लोकसभा से होंगे। कितने होंगे? 30 सदस्य होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य कहा गया? तो भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य किसे बनाया गया? बात है 1953 की। 1952 में एक व्यक्ति आते हैं, नाम था पोटी श्री राममोलू। उनकी डेथ हो जाती है 58 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात। उसके पश्चात फिर क्या कर दिया जाता है? यह आंध्र प्रदेश किस भाषा के लिए? तेलुगु भाषा को लेकर चाहता था कि आंध्र प्रदेश अलग राज्य बने। तो अब इसके लिए जितने भी एस्पेक्ट है, जितने फैक्ट है, सारे के सारे कवर कर लेते हैं यहीं पर, इसी क्वेश्चन में। चलिए, यानी कि अब क्या करते हैं? भाषाई आधार पर राज्य, ये तो हेडिंग रहेगा। इसके आधार पर क्या हुआ? कुछ तो कमिटीज बनाई गई, कुछ कमिटीज बनाई गई। ईयर वाइज चलते क्या क्या हुआ था। तो जब 1948 में मांग उठी भाषाई आधार पर राज्य बनने की, तो एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम था धर कमीशन या फिर धर आयोग। धर कमिटी बनाई गई जिसने रिकमेंडेशन दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जाना चाहिए। उसके बाद अगली 1948 दिसंबर में ही बनाई गई अगली कमिटी, जेवीपी कमिटी, जिसमें 3 व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। अब ये भी अपनी रिकमेंडेशन देते हैं और मना कर देते हैं, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। उसके बाद फिर अक्टूबर 1952 में ये अपनी भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। इन व्यक्ति का नाम क्या है? पोटी श्री राममोलू। और 58 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात इनकी डेथ हो जाती है। तो भारत में अशांति ना फैल जाए, इसके आधार पर वहां पर राज्य घोषित करना पड़ता है। किसको? आंध्र प्रदेश को। अक्टूबर 1953 को ये आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला
पहला राज्य बना दिया गया। तो पहला राज्य कौन सा था बनने वाला? आंध्र प्रदेश। आंसर गया आंध्र प्रदेश। इसके पश्चात फिर यहां से 1953 में एक कमेटी और बनाई गई कि भाई बनानी तो पड़ेगी यहां से भाषा के आधार पर राज्य। फजल अली कमेटी का गठन किया गया जिसने कहा भारत किसके आधार, भाषा के आधार पर राज्य होगा परंतु एक राज्य एक भाषा नहीं होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद फिर आता है 1956 का पुनर्अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसके तहत 7वां संविधान संशोधन होता है और भारत में 14 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरी को दर्जा दिया जाता है। और बाद में कब कब कौन सा राज्य जुड़ता गया इसके बारे में लिखा है, यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ा गया। 1961 में गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 1962 में पुडुचेरी को एज ए यूनियन टेरिटरी ऐड किया गया। 1962 में दादर नगर हवेली दमन दीव। 1963 में नागालैंड को ऐड कर लिया गया। 1966 में पंजाब और हरियाणा। 1966 अभी पंजाब का क्वेश्चन आया था तो कहां? 1966 एक नंबर 19 पंजाब। 1971 हिमाचल प्रदेश और 1972 में मेघालय को ऐड किया गया। 1975 में सिक्किम, याद होगा सभी को 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसके बाद 1987 अरुणाचल और मिजोरम। उसके बाद 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। 2014 में तेलंगाना को ऐड किया गया। 2019 और 20 में दादर नगर हवेली को दोनों को ज्वाइंट कर लिया गया और 1987 में गोवा को राज्य बनाया गया। गोवा यहां लिखें, गोवा को क्या भी बनाया गया? राज्य। यूटी से हटाकर राज्य बनाया गया। 2019 में दो राज्यों को मर्ज किया गया, यूनियन टेरिटरी को मर्ज किया गया, दादर नगर दमन दीव। और 2020 में किसको? जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच अमंग द फॉलोइंग लेजिस्लेशन गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू 3-tier पंचायती राज। पंचायती राज से क्वेश्चन अगर आए तो पंचायती राज को भूलना नहीं है। पंचायती राज अधिनियम आया था, ये आपका लगभग संविधान संशोधन हुआ था 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, पेश किया गया था 1992 में, लेकिन इसके जारी पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 1993 में। 93 में लागू हुई। तो आंसर क्या आ जाएगा? 73वां संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज। 74वें से क्या किया गया? ये सारे फैक्ट देख लेते हैं, आगे लिखे होंगे। यहां से स्थानीय सरकार, अब यहां से स्थानीय सरकार के लोकल गवर्नमेंट की बात है पंचायती राज। अब लोकल गवर्नमेंट के लिए जो समिति बनी, ये याद रखें कौन कौन सी कमेटी बनाई गई। लोकल गवर्नमेंट के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनी 1957 में, जिसने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। कौन कौन सी होने? ग्राम पंचायत होनी चाहिए, उसके बाद फिर ऊपर यहां से ब्लॉक पंचायत होनी चाहिए, पंचायत समिति कहा जाता है, और जिला पंचायत। एक तो ग्राम पंचायत लिखें, ये याद रखना है, ग्राम पंचायत। दूसरा यहां से पंचायत समिति। पंचायत समिति कहां होनी चाहिए? ब्लॉक लेवल पर। और ये जिला पंचायत, जिला लेवल पर, जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय बताई। इसके बाद फिर दूसरी कमेटी आई अशोक मेहता ने कहा एक ब्लॉक होना चाहिए और एक जिला होना चाहिए। 2-tier गवर्नमेंट का इसने रिकमेंडेशन दिया। जीवी के राव कमेटी ने कहा कि 4 स्तरीय गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके बाद एलएम सिंघवी ने कहा कि इसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। और पी के थुंगन ने कहा कि यह पूर्णतः राज्य सरकार के अधीन होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं यहां से भारत का पहला राज्य जिसने 3-tier गवर्नमेंट है। बलवंत राय मेहता के आते ही यहां से 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में और बगदरी गांव में क्या कर दिया गया? 3-tier गवर्नमेंट को लागू कर दिया गया। तो पहला राज्य कौन सा था पंचायती राज लागू करने वाला? तो नागौर जिला या फिर राज्य राजस्थान। अब यहां से स्थानीय सरकार के बारे में यह फैक्ट दिया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य कहां भी बताया गया पंचायती राज के बारे में, डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में गांधीयन प्रिंसिपल में बताया गया। अब ग्राम पंचायत और नगर पालिका में स्थानीय सरकार को बांट दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992 में आई और लागू 1993 में हुआ। उसके बाद फिर यहां से नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 और लागू 1993 में। उसके बाद फिर कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया? नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची और ग्राम पंचायत के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आर्टिकल की बात की जाए तो 243 से 243 ओ तक आर्टिकल जोड़े गए और यहां पर 243 पी से 243 जेड जी तक आर्टिकल जोड़े गए। सब्जेक्ट नगर पालिका में 18 विषयों को रखा गया और यहां ग्राम पंचायत में 29 विषयों को रखा गया। इसके लिए पार्ट 9 ऐड किया गया और इसके लिए पार्ट 9A ऐड किया गया। तो ये था आपका स्थानीय सरकार के बारे में सारी बातें। तो आंसर क्या गया? आंसर गया आपका 73वां संविधान संशोधन 1993। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन
विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाता है? वीनस हो जाता है सबसे गर्म ग्रह। एक लिखते हैं नीला, यहां लिखेंगे नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। एक पूछा जाता है लाल ग्रह, क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है भाई आपका मंगल को, मंगल याद रखना है। उसके बाद फिर लाल के बाद एक याद रखना है आपको, हरा ग्रह, हरित ग्रह। हरित ग्रह कहा जाता है। हरित ग्रह किसे कहा जाता है? तो हरित ग्रह कहा जाता है अरुण को। किसे कहा जाता है? अरुण को। उसके बाद फिर यहां से वलित ग्रह कहा जाता है। किसे? वलित ग्रह। वलित ग्रह किसे कहा जाता है? तो वलित ग्रह कौन सा हो जाता है? शनि हो जाता है। सैटर्न वलित ग्रह के नाम से जाना जाता है, रिंग्ड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो ये किसके बारे में? यहां से सारे क्वेश्चन, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसके बाद फिर माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां से माजुली, माजुली कहां है? माजुली असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनेगा। असम में याद रखेंगे माजुली आइलैंड। क्या रखेंगे? माजुली लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। क्या रिवराइन आइलैंड और है? हाँ, एक याद रखेंगे आप, श्रीरंगपट्टनम। क्या रखेंगे? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कहां है? श्रीरंगपट्टनम है आपका कावेरी नदी। किसके द्वारा बनाया? कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नोक्त में से कौन सा खरीफ की फसल का प्रमुख फसल, अच्छा खरीफ की कौन सी फसल नहीं है? खरीफ की फसल अगर देखा जाए तो यहां से साफ साफ दिखाई देता है, गेहूं सर्दियों में बोया जाता है, तो यानी कि गेहूं क्या नहीं होगा? खरीफ की फसल नहीं होगा। अब खरीफ की फसलें कैसे पहचान सकते हैं? इसके लिए हमने क्या किया, सिंपल से आपके लिए यहां से ट्रिक बना दी, ट्रिक नहीं आपका एक सॉल्यूशन दे दिया। रबी, खरीफ और जैद। रबी की फसल का समय काल क्या है? बोने का, बुआई और कटाई का। अक्टूबर नवंबर में इन्हें बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। और पूछा खरीफ की फसलें, तो खरीफ तो जून जुलाई में होती है। तो इसके एग्जांपल क्या? गेहूं, आलू, मटर, जौ, सरसों, चना। अगर ये पूछेगा तो रबी आएगा। उसके बाद जैद की फसलें, जैसे ही ये फसलें काटी जाती है, जैद की फसलें बो दी जाती है, मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ये चलती है। और सभी बेल वाली फसलें जैसे कि आपका लौकी आता है, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सारी फसलें किसमें? जैद में। उसके बाद खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, जैसे कि जवार, बाजरा, मक्का, चावल और दालें, ये इनके मुख्य एग्जाम्पल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है राइनोकोरस के लिए। राइनोकोरस एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस हो जाता है। और है कहां ये काजीरंगा नेशनल पार्क? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। उसके बाद फिर पूछा गया बाघ के लिए, तो बाघ के लिए तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं नाम लिख देता हूं, सुंदरवन। सुंदरवन किसके लिए? एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, सॉरी एशियाटिक लायन नहीं, ये आपका बंगाल टाइगर के लिए फेमस है सुंदरवन। उसके बाद फिर एक लिखा जाता है बांधवगढ़। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़। एक कान्हा, कान्हा भी फेमस टाइगर के लिए। एक लिखेंगे रणथंभौर। रणथंभौर, रणथंभौर कहां है? रणथंभौर है राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान, ये भी फेमस है। बीच वाले दोनों लिखे, ये एमपी में, ये दोनों एमपी में। अब एक पूछा जाता है आपसे यहां से, जिम कॉर्बेट सबसे पुराना कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट भी फेमस है किसके लिए? टाइगर के लिए। उसके बाद लायन के लिए पूछा जाए तो एक ही याद रखना आपको, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहां हो जाता है? गिर नेशनल पार्क जाएगा आपका गुजरात में। कहां है? गुजरात, जीजे यानी कि गुजरात में। उसके बाद फिर पूछा गया आपसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। मगरमच्छ के लिए फेमस कौन सा है? तो मगरमच्छ के लिए भीतरकनिका फेमस हो जाता है। कौन सा? भीतरकनिका। भीतरकनिका, भीतरकनिका कहां है? भीतरकनिका उड़ीसा में है, उड़ीसा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। द फर्स्ट 5 प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन। ये किस पर बेस्ड था? पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित? तो प्रथम तो हेराल्ड डोमर पर आधारित थी, प्रथम हेराल्ड डोमर पर। दूसरी पूछी जाए, इसके लिए सारे याद रखने आपको, दूसरा महालोनेश्वर, तीसरा सुखमय चक्रवर्ती एंड जॉन सैंडी। आगे लिखा है अच्छे से, ये देख लीजिएगा एक बार। 5 प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोनविस, तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी सुखमोय चक्रवर्ती, चौथी पंचवर्षीय योजना दुर्गा प्रसाद धर या फिर डीपी धर जिन्हें कहा जाता है, और पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया अशोक रुद्र मेनन ने। तो ये 5 के 5 फैक्ट याद रखने हैं, 5 के 5, ये इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट,
आगे चलते हैं। टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज, बिजली के बल्ब में फिलामेंट में निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये पूछता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा पाया जाता है, और गलनांक लगभग कितना 3800 डिग्री सेल्सियस के पास इसका गलनांक होता है, यानी कि ये क्या नहीं होता, जितना भी ज्यादा यहां से ये पिघलता ही नहीं है। लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तब भी ये नहीं पिघलता है। तो आंसर जाएगा इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। ये तो स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है, फिजिक्स से डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक निलंबन है, अच्छा सस्पेंशन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब भी कभी पेट में आपके एसिडिटी होती है तो एसिडिटी होने के बाद आप इनो लेते हैं, तो इनो क्या है? इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला जाता है MgOH का होल ट्वाइस। क्या जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। उसके बाद फिर मैग्नीशियम सल्फेट का भी पूछा जाए कभी फॉर्मूला, तो ये होगा MgSO4। MgSO4। मैग्नीशियम कार्बोनेट ये जाएगा MgCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट जाएगा MgCO3। उसके बाद एक लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी लिख लेंगे आपका MgCl2। क्या लिखेंगे? MgCl2 अगर लिखना है तो ये भी। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक एलॉय जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जर्मन सिल्वर एन एलॉय डज नॉट कंटेन द मेटल। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता? बिल्कुल भी सिल्वर नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी जाएगा आंसर, हटा दीजिएगा सिल्वर को। जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है? निकेल, जिंक और कॉपर पाया जाता है, तीनों पाए जाते हैं। कॉपर लगभग 60% पाया जाता है, जिंक 20% और निकेल भी 20% पाया जाता है। तीनों को मिलाकर क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। और अगर इससे अलग कभी क्वेश्चन पूछ लिया एलॉय से तो 3 ही एलॉय पूछता है, एक ब्रास पूछता है, एक ब्रोंज पूछता है और एक पूछता है आपसे सोल्डर, जिससे टांका लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़े। ये देखिएगा यहां पर तीनों के बारे में लिखा है। यहां से मिश्र धातुएं, पहला नाम है ब्रास का। ब्रास किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का मिश्रण है, जिसमें कॉपर 66% और जिंक 44% पाया जाता है। उसके बाद फिर ब्रोंज, कांसा, जिसका मेडल मिलता है, वो किसका मिश्रण है? वो 88% कॉपर और 12% टिन इसमें पाया जाता है, जिसको स्टेनलेस बोला जाता है। उसके बाद में स्टेनलेस वही टिन, सोल्डर किसका मिश्रण हो जाता है? तो सोल्डर प्लम्बस यानी कि सीसा 40%, टिन आपका ये स्टेनलेस 60% का मिश्रण हो जाता है। तीनों धातुएं, तीनों मिश्र धातुएं ये भी याद रखने जर्मन सिल्वर के साथ साथ। अगला प्रश्न, टाइफॉइड फीवर इज कॉल्ड बाय, आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? तो एक नाम सुना होगा कभी कभी आपने, सोल्मोनेला टाइफी। सोल्मोनेला, तो सोल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। तो सोल्मोनेला टाइफी क्या है? ये आपका एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। कहां गया बैक्टीरिया? तो आज बैक्टीरिया का क्वेश्चन आया, तो सारे बैक्टीरिया से होने वाली सारी की सारी बीमारियां यही देख लेते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। इसकी ट्रिक ये लीजिएगा। ट्रिक क्या है? पीडीटी ने हैजा का न्यू टीका बना लिया। तो पीडीटी यानी कि यहां पंडित भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? पंडित ने। तो पी से क्या जाएगा? पहला प्लेग। उसके बाद फिर से डिप्थीरिया, ये भी किससे? बैक्टीरिया से होता है। टाइफॉइड क्वेश्चन में आएगा, टाइफॉइड किससे? ये हो जाता है बैक्टीरिया से। उसके बाद फिर हैजा, काली खांसी, निमोनिया, उसके बाद फिर ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, कुष्ठ रोग, ये सारे के सारे। एक और लिख लेगा कुष्ठ रोग, यानी एक लिखेंगे ले से, यहां से लेप्रोसी। लेप्रोसी भी किससे होता है? ये भी आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, और उसकी ट्रिक इंपॉर्टेंट ये रही। आगे को अगला क्वेश्चन है, टार्ट्रिक एसिड का मुख्य स्रोत क्या है? तो टार्ट्रिक एसिड का मुख्य स्रोत क्या है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है भाई टैमरिंड में। टैमरिंड यानी कि इमली में पाया जाता है। तो ऑप्शन तो जाएगा डी इज करेक्ट। बाकी कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जाता है नींबू में कौन सा एसिड है? तो सिट्रिक एसिड। मक्खन में कौन सा? ब्यूटानोइक एसिड। टोमेटो या स्पिनच, पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एप्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, एप्पल आने की संभावना बहुत ज्यादा है, मैलिक एसिड पाया जाता है। सिरका, एसिटिक एसिड, और बिच्छू दंश में फॉर्मिक एसिड, जिसे मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ये सारे के सारे एसिड इंपॉर्टेंट है, एक यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी, किसकी कमी के कारण स्कर्वी हो जाता है? तो स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है। बाकी सारे के सारे विटामिन देखिएगा,
यहां से सारे विटामिन दो तरह से बांट लिया जाता है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। सबसे पहले फैट से विटामिन ए का साइंटिफिक रेटिनोल और इसकी कमी से रोग का नाम रतौंधी। उसका विटामिन डी का साइंटिफिक है कैल्सीफेरोल और इसकी कमी से रिकेट्स। विटामिन ई का साइंटिफिक है टोकोफेरोल और इसकी कमी से बांझपन स्टेरिलिटी आती है। विटामिन के का साइंटिफिक है फाइलोक्विनोन और इसकी कमी से ब्लड डायथिसिस यानी कि ब्लड क्लोटिंग हो नहीं पाती। उसके बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन सी और इससे कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग और इसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। देन विटामिन बी के सारी की सारी फॉर्म लिखा है B1 B2 B3 B5, B3 के बाद B5 आता है। पहला नाम आता है B1 थायमिन, B2 का नाम राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, उसके बाद पायरोडॉक्सिन, उसके बाद फिर बायोटिन B7, उसके बाद फिर इसे क्या भी कहा जाता है, इसे विटामिन एच भी कहा जाता है, विटामिन एच, विटामिन एच भी कहा जाता है। B9 B11 को क्या भी कहा जाता है, विटामिन एम के नाम से भी जाना जाता है, इसे फोलिक एसिड, और B12 का साइंटिफिक है साइनोकोबालामिन। तो सारे के सारे यहीं पर एक जगह पर सारे याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म पूछता है, कुछ नहीं रट लेनी है। ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस सभी ने सुना होगा, जहां पर मेमोरीज में सारा डेटा सेव किया जाता है, उसे डीबीएमएस कहा जाता है। उसका जो नया जनरेशन आया है उसे रिलेशनल डेटाबेस कहा गया। ये करंट से भी जोड़ सकते हैं, तो आंसर जाएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 25, विच अमंग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय द इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कौन सा, तो आंसर जाएगा TCP/IP। फुल फॉर्म लिखेंगे ट्रांसमिशन, क्या लिखेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल। और साथ साथ में क्या आता है प्रोटोकॉल के बाद, फिर प्रोटोकॉल के बाद आएगा यहां से इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद फिर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SLIP सीरियल लेन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये तो 25 क्वेश्चन हुए। इसके बाद आती है आपकी जो बातें, आपका दर्द था ये करंट अफेयर का। आज लिए है मोस्ट इंपोर्टेंट किसके बारे में, जितनी भी सबमिट हुई है 2024-25 में या होने वाली है, इनके बारे में बात करते हैं। चलिए 14 से 15 सबमिट, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया है। पहला देख लेते हैं। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया, ये गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद फिर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया, ये मस्कट ओमान में। उसके बाद यहां से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 का एनुअल मीटिंग स्टार्टेड कहां हुई, ये हुई थी आपकी यहां से डोवास में। कहां हुई, डोवास। नेक्स्ट, हाल ही में पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहां आयोजित किया गया, तो ये किया गया बेंगलुरु में, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक। उसके बाद फिर 5वां क्वेश्चन, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 4 से 6 दिसंबर के बीच हुआ, कहां आयोजित किया गया, तो समुद्री सम्मेलन कहां हुआ, भारत के लिए चेन्नई में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी वायु कमान कमांडरों के सम्मेलन 2026 का विषय क्या था, तो ये 2026 का नहीं 24 का, सॉरी 2024 का विषय क्या था, भारतीय वायुसेना सशक्त सक्षम आत्मनिर्भर भारत इन्होंने रखा था। नेक्स्ट, इसके बाद फिर आपका 7वां, किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया, तो ये आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क के लिए COP29 जलवायु परिवर्तन के लिए होता है, कहां हुआ इस बार, बाकू। बाकू कैपिटल किसकी है, ये सारे सभी लिखेंगे कि बाकू किसकी कैपिटल है। उसके बाद फिर इंडिया विल होस्ट द क्वाड समिट इन भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन, क्वाड समिट होगी भारत में होगी, कहां होगी, क्वाड समिट इस बार भारत में होगी, हुई नहीं अभी। उसके बाद फिर अमेरिका ने 9 से 11 जुलाई तक वाशिंगटन DC में 3 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था, तो नाटो का गठन कब हुआ था, ये स्टैटिक में पूछ लिया है, 19 इसकी नाटो की फुल फॉर्म सभी लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लिख देंगे। उसके बाद फिर G20, अब G20 2024 कहां हुआ, ब्राजील में। कहां हुआ, ब्राजील में। 2025 अगर पूछे 2025 कहां होगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका। कहां होगा, दक्षिण अफ्रीका। और इससे पहला कहां हुआ था, इससे पहला हुआ था आपका ये इंडिया में। G20 सभी को याद हुआ होगा, इंडिया में हुआ था। और तीनों को मिलाकर कहा जाता है ट्रोइका, जैसे भारत के लिए ट्रोइका बोला गया था, उससे पहले इंडोनेशिया, ब्राजील और इंडिया ट्रोइका बना था। अब ट्रोइका क्या होगा, ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट
112वां अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन किस शहर में आयोजित किया गया? तो 112वां ये संगठन कहां? जेनेवा में। कहां हुआ? जेनेवा में। नेक्स्ट, इसके बाद फिर जुलाई 2024 में अस्ताना में संघई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सभी को होता है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है हमारे? एस जयशंकर, यही करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आए कि बाहर के शिखर सम्मेलन में तो एस जयशंकर लगा देना अगर याद नहीं है तो। उसके बाद फिर पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? तो ये ब्रुसेल्स, कहां? बेल्जियम में समिट ये हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ब्रुसेल्स। नेक्स्ट, पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की इंडिया ने 2024 में कौन सा सम्मेलन था? ये 46वां सम्मेलन था, और जिसमें चेरई देव, एक याद यहां से लिखना है, चेरई देव मोइदम्स, चेरई देव मोइदम्स को क्या बनाया गया? यहां से अगली हेरिटेज साइट घोषित किया गया भारत की 43वीं, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद फिर किस देश में 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो ये म्यूनिक सम्मेलन कहां हुआ? ये 60वां म्यूनिक सम्मेलन जर्मनी में। तो ये क्या थे? मोस्ट इंपोर्टेंट जो सम्मेलन हुए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब रोबिन सर आ चुके हैं, आपसे बातें करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। भाई इतनी मेहनत से पढ़ा रहे अक्षय सर कि पसीनों में जो है तरबतर हो गए बिल्कुल, क्योंकि अक्षय सर के सामने जो टारगेट है वो रहता है आधे घंटे में पूरा फिनिश कराने का। हालांकि 40 मिनट पहुंच गई, लेकिन कराया बहुत खतरनाक है। अगर टाइम 10-15 मिनट ऊपर भी होता कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात है कंटेंट। सच बताओ ना, जो ये सबमिट वगैरह सर ने डाली है, एक एक सबमिट इतनी चुन चुन के डाली है ना, बेहतरीन वाली। 16 क्वेश्चन तो ये मिल गए, और 25 पीछे भी जो मिले ना, उसमें भी देखो कितनी चीजें एक्सप्लेन की है। वास्तव में अब मुझे वास्तव में लग रहा है कि जो ये 10 मॉक है ना, ये 10 मॉक जिंदगी सुधार देंगे तुम्हारी। अब तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जीके में थोड़ा सा डर था, पर अब अक्षय सर की मेहनत मुझे जो है ना, मुझसे ज्यादा ही लग रही है कहीं ना कहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। भाई कल एक क्वेश्चन था, थोड़ा स्पीड के चक्कर में, सिली मिस्टेक के कारण उस क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता गया था कल वाले मॉक में, लेकिन मैंने कमेंट बॉक्स में उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो डाल दिया और पिन कर दिया है। तो जिन बच्चों ने भी कल वाला मॉक देखा, रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 14 था, उसका आंसर बी होगा, बी। और मैंने उसका सॉल्यूशन क्या है वो कल की ही वीडियो में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, पूरा सॉल्यूशन, ठीक है? तो उसको देख लेना। चलो शुरू करते हैं। अब देखो, तो पहले आपका जो है 15 क्वेश्चन आपके आते हैं भाई, और ये 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको जो है ना इस तरीके से बनाने हैं, ये मान के बनाने हैं कि जैसे आपका रीजनिंग पूरा खत्म हो रखा है, ये आपके लिए टेस्ट मान के चलो। क्योंकि मैंने रीजनिंग में जो 25 मॉक टेस्ट आपको बोले हैं संजीव ठाकुर सर चैनल पे, उन 25 से बाहर नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर ये भी करना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा नहीं, ये मत करो, उन्हीं से काम चल जाएगा, उन 25 से ही। लेकिन इन 10 को तुम ऐसे मत करो कि सीखना है। इन 10 मॉक को तुम ऐसे लगाओ कि जैसे रियल पेपर है, आगे से आगे आंसर बताओ। आप ये देखो इन 15 में से तुम कितने आंसर सही बता पा रहे हो, ये सीखो। अगर तुम 15 में से 12-13 सही बता पा रहे हो, तुम्हारी तैयारी बढ़िया है। 15 में से 15 तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर तुम 15 में से 5-6 के ही आंसर बता पा रहे हो, तो इसका मतलब है तुमने अच्छे से उन 25 सेट को तैयारी नहीं किया, ठीक है ना? तो इसको टेस्ट मान के चलो इन 15 क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें मैं पैटर्न पूरा वही लाता हूं जो एग्जाम में आएगा, सेम वही चैप्टर जहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन लो भाई, इसका रीजनिंग का आपका स्टेटमेंट दे दी और रिलेशन वाला क्वेश्चन है। क्या क्या दिया? उन्हें कहा ए बी की माता है, तो फटाफट बस लिखते चले जाओ। ए बी की माता है, तो ए माता है तो माइनस, बी की तो बी नीचे, सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र सी बी है तो सी बी नीचे बैठा लो, पुत्र है तो प्लस, डी ई का भाई है, इसको छोड़ दो क्योंकि अभी डी ई का जिक्र ही नहीं आया। ई बी की पुत्री है, ई पुत्री है बी की, लो। ऊपर वाली को पढ़ो, डी ई का भाई था, डी ई का भाई था तो लो, ये हो गया। अब उसने पूछा क्या है, बताइए डी की दादी कौन है? डी की दादी कौन है? ए है। बिल्कुल इजी, धैर्य से करो, तुरंत हो जाएगा। चारों में डिफरेंट बताना है कौन से प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक रंग। सर हमें कैसे पता लगेगा? याद कर लो। सर याद कैसे करें? बहुत सारा याद करना पड़ता है। इनमें सब में ला आ रहा है, ला, लाल में ला, नीला में ला, पीला में ला। तो जो ये ला आता है जिसमें ये तीनों प्राथमिक रंग है, और इनके अलावा किसी में भी ला नहीं मिलेगा आपको, तो ये प्राथमिक कलर है, तो ये यहां पे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है? प्राइमरी कलर है मतलब। अब इसमें देखो मीनिंगफुल बनाना है, फटाफट आप रफ पेज पे रख दो, इसके अनुसार रख दो 3-4, तो 3 टी, 4 ओ, 1 एल, 6 2 5,
तो 6IRA। तो देखो टोलीरा, टोलीरा तो कोई शब्द नहीं होता, यहां रखो 3 5 6, एक 3 3 को पढ़ लो, 3 5 6, TAI, 1 4 2, 1 4 2, LOR, टेलर, टेलर, ये मीनिंगफुल हो गया। लो जी, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता। कहां गया? उत्तर दिशा में 3 गया, भेज दो। फिर वह पश्चिम यानी वेस्ट, पश्चिम यानी वेस्ट में मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम मेरी साइड होगा, वेस्ट 2 चला, चला दो। फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 1 चलता है। फिर वो नॉर्थ में जाता है और 1 चलता है, तो नॉर्थ की तरफ 1 चला दो भाई, लो आ गया। उसके बाद वह पूर्व की ओर, ईस्ट, पूर्व की ओर 5 चलता है, 5 चला दो यहां, लो ठीक है। अब ये दूरी कितनी होगी? 2, ये कितनी हुई आगे? 3। छोड़ो इस बात को भी, वो कहता है वो प्राथमिक बिंदु से कितनी दूर है, प्राथमिक बिंदु से कितनी दूर। तो ये दूरी आपको बतानी है, कलर चेंज कर देते हैं, ये दूरी आपको बतानी है प्राथमिक बिंदु से वो कितनी दूर है, ये दूरी। अब एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? ध्यान से देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया। ये पूरी दूरी कितनी होगी? 3 का टुकड़ा ये और 1 का टुकड़ा ये 1 तो ये भी 1, तो कितना हुआ टोटल? 4 हुआ, 4 हुआ। ये 2 था, ये आगे का बचा हुआ कितना हुआ? 3 हुआ। तो ये 4, ये 3, पाइथागोरस थ्योरम लगा के 5 निकाल दो, निकल नहीं जाएगा ये 5, तो आंसर आएगा 5। इसको वापस देखना और हर एक क्वेश्चन को मुझे मत देखो, मेरा चेहरा मत देखो नालायको, पहले इसको पोज करके खुद का आंसर दो, प्रैक्टिस सेट मान के चलो इसको। पुस्तकों की एक पंक्ति में, अंग्रेजी की एक पुस्तक पंक्ति में बाएं छोर से 16वें पर है। वो कहते हैं एक लाइन है और इंग्लिश की जो बुक है लेफ्ट से 16वें पर है। अब इंग्लिश की अगर चलो ये पूरी मान ली मैंने, ये हो गई, और लेफ्ट से 16वें पर इंग्लिश मान ली मैंने, हाँ लेफ्ट से कौन से पर है? ये 16वें पर। चलो मैंने ये दिखा दिया, लेफ्ट से 16वें पर। गणित की पुस्तक राइट से 12वें पर है, गणित की राइट से 12वें पर है। चलो राइट से 12वें पर, अब मुझे तो नहीं पता वो 12 मैं यहां लू, यहां लू, कहां लू, चलो यहां मान लेता हूं। अभी एक तरीके से यहां मान लेता हूं, मैथ की यहां हो गई 12th पर, हो गई। अब वो कहता है यदि मैथ की जो पुस्तक है वो अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान राइट है, वो कहता है मैथ यहां से 6 स्थान आ गया, तो बीच में कितने हुए? 5। अब आप कहेंगे सर 5 क्यों हुए? क्योंकि यहां से 6वें पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तब ये 6वां होगा, तो बीच में 5 हुए। अब वो कहता है टोटल कितनी है? एक बात बताओ, ये 16 है तो इधर कितने हुए? 15। ये 12 तो उधर कितने हुए? 11। अब ये बताओ 15 तो यहां तक हुए, 16वां ये, 5 बीच में, 16 5 21, 22वां ये, और 11 ये हुए, 22 और 11 कितना हुआ? 33। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत आए तो वीडियो को पीछे करके देखा करो, रोक लो, पोज करो, पोज करके समझो, अपना आंसर निकालो, वापिस देखो वीडियो को, ठीक है, तभी तो समय बचेगा। अब इसमें देखो, वो कहता है अशिक्षित और बेरोजगार ग्रामीण की संख्या बताओ। सबसे पहले अशिक्षित को टारगेट करो। अशिक्षित यानी कि आपके पास कौन है? आपके पास तो लिटरेट है, आपके पास तो लिटरेट है। अब आपको कौन चाहिए? इलिटरेट चाहिए, इलिटरेट। ये देखो, ये लिटरेट हुआ, इसको छोड़ दो, ये लिटरेट हुआ, छोड़ दो, लिटरेट हुआ, छोड़ दो, ये आपको चाहिए इलिटरेट, तो लिटरेट नहीं चाहिए, इलिटरेट। अब जो बचा हुआ है उसमें से ढूंढो आंसर, इलिटरेट बचा हुआ, इलिटरेट हुआ। अब आगे वो कहता है साथ में बेरोजगार हो और ग्रामीण हो, ग्रामीण हो और साथ में बेरोजगार हो। एक बात बताइए, अब देखो ग्रामीण भी हो और बेरोजगार भी हो, तो ऐसे नंबर तो कौन होंगे जो ग्रामीण बेरोजगार? ये 10 होंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो अनएम्प्लॉयड में भी आता है ये ट्रायंगल के अंदर, अगर ये ट्रायंगल के अंदर आता है तो ये बेरोजगार भी हुआ, और ये विलेजर्स में भी आता है तो ग्रामीण भी हुआ, तो आंसर कितना हुआ? 10 हुआ। लो जी, महिला, माता और विधवा, इनके बीच में सर्वोत्तम संबंध बताओ, यानी सर्वोत्तम संबंध बताओ जो सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छा हो। देखो महिला के अंदर तो माता आएगा, महिला के अंदर तो माता, तो ये तो पक्की बात है, एक गोले के अंदर दूसरा पूरा आएगा। यहां देखो एक गोला अंदर है ही नहीं, इसमें एक अंदर है, हो सकता है। यहां भी देखो एक पूरा अंदर होना चाहिए, नहीं है, और ये भी हो सकता है। अब 2 केस बने, चलो मैं इसको मान लिया महिला और इसको मान लिया माता, विधवा उसने बाहर कर दिया। अरे भाई विधवाएं अगर ली है तो लेडी महिलाओं को तो काटेगा ना, क्योंकि विधवा तो महिला को काटेगा, ये तो कतई गलत है। कतई गलत क्यों है? क्योंकि महिला के अंदर तो हुआ माता, उसने कह दिया महिला और माता विधवा हो ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आंसर बेस्ट कौन होगा? ये सर्वोत्तम आंसर है। ये भी सच बताओ सही नहीं है, लेकिन बेस्ट है ये बेस्ट है। ये महिला, ये माता, और ये काट के चला गया इसको, यानी कुछ माताएं और महिलाएं क्या होती है? विधवा भी होती है। बेस्ट है ये, सही ये भी नहीं है, लेकिन बेस्ट है। सही तो इसका ये होता, सही होता इसका ये, इसी के अंदर ये वाला, ये इसका सही होता। महिलाओं के अंदर ही आता माताएं और उसी के अंदर आता विधवाएं, क्योंकि विधवाएं क्या होती है? औरत ही तो होती है विधवाएं। भाई पुरुष थोड़ा होता है, विधवाओं में तो औरत आएगी, पुरुष तो विदुर में आता है, विदुर, ठीक है ना? तो इसलिए ये होना था बेस्ट, लेकिन कोई नहीं, इससे काम चला लो।
सीरीज का क्वेश्चन है। 0 से 4 देखो कितनी दूर है, अगर 0 से 4 देखो +4 +2 -3 +4 +2 -3 +4 +2, ये होना चाहिए 6 4 10, 10 में 2 जोड़ा 12, रीचेक हो रहा है बिल्कुल। और भी तरीके हैं, दूसरे से भी आप करो, छोड़ छोड़ के भी करो सीरीज को, तब भी हो जाएगा। ये देखो, ये आपका ब्लड रिलेशन का पहले भी डाला था, एक ये डाल दिया, 2 डाल दिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन ज्यादा आता है। वो कहता है एक लड़की का परिचय कराते हुए मनु अपने दामाद से कहता है, कौन कहता है? मनु। मनु अपने दामाद को बता रहा है, किसके बारे में? लड़की के बारे में। क्या कहता है मनु? मनु कहता है उसका भाई, यानी लड़की का भाई, उस लड़की का जो भाई है ना, मेरे ब्रदर इन लो होता है साला। वैसे तो जीजा को भी कहते हैं, जीजा को भी कहते हैं ब्रदर इन लो, लेकिन यहां साले का ही लेंगे, ठीक है? साले का क्यों लेंगे? साले का इसलिए लेंगे जब आपको कुछ स्पष्ट ना करे तो तब संबंध अपने साथ ही बनाओ। अब जो जीजा है, जीजा होगा बहन का पति, साला अपने से ही संबंधित होता है, तो अपने से ही बनाओ। तो उसने कहा कि उसका जो भाई है मेरा ब्रदर इन लॉ, यानी साला, यानी लड़की का भाई, लड़की का भाई मेरे साले का इकलौता पुत्र है। अब साले का इकलौता पुत्र, देखो मेरा साला और साले का पुत्र भतीजा कहलाएगा, क्योंकि पत्नी का भी भतीजा हुआ ना वो मेरी, अगर वो मेरी पत्नी का भतीजा, मेरा भी भतीजा ही होगा, तो क्या कहलाएगा? भतीजा कहलाएगा। वो कहता है लड़की मनु से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि लड़की का जो भाई है मेरे साले का इकलौता पुत्र है, लड़की का भाई। फिर सुनो, लड़की का भाई, लड़की का जो भाई है मेरे साले का इकलौता पुत्र है। अगर लड़की का भाई साले का पुत्र है तो लड़की क्या हुई? साले की पुत्री हुई, लड़की पुत्री हुई। अगर वो लड़की साले की पुत्री हुई, देखो साला सेम जनरेशन, पुत्री नीचे, तो साले की पुत्री हुई तो मनु की क्या कहलाएगी? भतीजी कहलाएगी मनु की, कहीं ना कहीं। और अगर मनु की भतीजी कहलाएगी तो आंसर ये देंगे, देखो भतीजी या भांजी। अच्छा क्वेश्चन है, पहले खुद से अगर आपने किया है तो अब पूरा समझ आ गया होगा। देखो पहले खुद से करो, बार बार बोल रहा हूं, पोज करो वीडियो, खुद से करो पहले। देखो इसको शब्दकोश के अनुसार लगाना है, सारे शुरू किससे हुए? ई से। एम 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 एल क्यू, एम एम एल क्यू में सबसे पहले एल आएगा, 4 से शुरू होगा, तो ये तो हुआ गलत, 4 से शुरू। एम 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 क्यू, क्यू वाला लास्ट में आएगा, क्यू वाला लास्ट में आएगा, 5 लास्ट में आएगा, ये भी गलत हुआ। अब बस 2 और 3 में तुलना कर लो, कौन पहले आएगा? 2 और 3, एम एम पी बी, पी से पहले बी आएगा तो 3 आएगा पहले, तो 3 आएगा, ये गलत आंसर। लो भाई, इसमें देखो सिंबल चेंज करने, वो कहता है आपस में सिंबल बदलने हैं और ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कि बताओ कौन से ऑप्शन के हिसाब से मैं चेंज करूं ये बैलेंस हो जाए। देखो भाई, सबसे पहले बात वो क्या करता है? प्लस और माइनस को बदलने की करता है। चलो आपको क्या करना है, आपको यहां पे माइंड कैलकुलेशन करनी है। प्लस और माइनस को बदलता है, अगर प्लस माइनस को बदला है दिमाग में बस प्लस माइनस को बदल लो, बाकी को सोल्व करो। तो डिवीजन से सोल्व करो, रफ पेज पे कैसे लिखना? 10 प्लस की जगह आया माइनस, डिवीजन सोल्व कर दो, 10 से 10 कटा कितना आया? 1, माइनस की जगह प्लस 10 गुणा 10, 10 धाम कितना हुआ? 100, 100 और 10 कितना हुआ? 110 में से एक गया, नहीं आया, तो पहला गलत हुआ। दूसरा, गुणा और डिवाइड को कहता है बदल दो, अगर रहेगा तो यहां गुणा आ गई और यहां डिवाइड। ये दिमाग में ही रखना है, वहां नहीं लिख सकते तुम पेपर में, ऐसे दिमाग में रखो। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 10 से 10 कटा कितना आया? 1 आया, तो ये तो माइनस का 1 रह जाएगा। और यहां कितना है? 100, 100 में 10 तो 10 माइनस 1, ये भी नहीं आया। प्लस और गुणा को कह रहा है चेंज कर दो, प्लस और गुणा को, तो यहां गुणा और यहां प्लस, दिमाग में ही रखना। 10 में से 10 गया, कितना आया? 1 आया। अब 1 में हो गई कितना? 10, माइनस 10 प्लस 10, अब ये कट गया, रह गया 10, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। शांत दिमाग से करो। ये लो भाई, सीरीज का क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन डाला है, क्योंकि आपको वादा किया था बिल्कुल नए क्वेश्चन डालूंगा, वादा किया था ना, तो अपने वादे पर खरे उतरेंगे। चलो आ जाओ। अब अगर आप इसमें देखो ध्यान से, यहां से ये वाला सिंबल जो है, ये वाला जो पहुंचा, यहां पहुंचा, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं देखूं यहां पहुंचा, फिर ये आगे, चलो एक एक सिंबल को ही देख लो, या पेयर वाइज देख लो, पेयर वाइज, ये यहां पहुंचा, अगले वाले में ये यहां पहुंचा, पेयर वाइज। लेकिन अब एक बात ध्यान से बताओ, अगर मैं पेयर वाइज भी कर लूं, ये बीच में पहुंचा, तो ये बीच में पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा, तो पेयर वाइज तो नहीं होगा। सिंगल सिंगल को करो, एक एक को चेक करो कैसे जा रही है। आप इसमें देखो, ये गया बीच में भाई साहब, फिर गया आगे, फिर गया भाई साहब ऊपर। अब अगर भाई साहब यहां ऊपर गया है, अब इसके बाद कहां जाना चाहिए? बीच में जाना चाहिए, लेकिन बीच में तो कहीं नहीं है, ये तो हम फंस गए। अब हमें क्या पता कहां आएगा, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। अब आप अगले पे चलो, ट्रायंगल को देख लो, ट्रायंगल यहां था, अगले में आगे गया, फिर ऊपर गया ट्रायंगल, ऊपर से नीचे आ गया,
नीचे से एक ऊपर गया, अब ऊपर जाएगा। अब ऊपर देखो क्यों जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि पिछला भी देखो स्टार ऊपर, ये एक सीरीज में चल रहा है। फिर देखो पहले ट्रायंगल यहां गया, फिर ऊपर गया, अचानक यहां गया, यहां तक तो गड़बड़ थी, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन अब देखो ऊपर गया तो अब ऊपर ही जाएगा, और ऊपर जाएगा ऑप्शन मिल भी रहे हैं 1 और 2, तो अभी के लिए मैं कट कर देता हूं अभी के लिए। इसके बाद मैं कोई से और सिंबल को देखूंगा, डॉट को देख लेता हूं। डॉट यहां था, अगले में यहां गया, फिर बीच में गया, फिर लास्ट में गया, सीरीज वाइज चल रहा है। अब गया देखो ऊपर चोटी पे। अब एक चीज आपने देखी, ट्रायंगल जब ऊपर चोटी पे आया था तो फिर सामने आया था ना सामने। अब डॉट भी अगर चोटी पे है, या तो यहां जाएगा, भाई सीधी सी बात है, अगर ये बढ़ता चल रहा है यहां से यहां ऊपर, फिर एक आगे, फिर एक आगे, अब यहां, या तो यहां जाएगा। अब यहां तो ऑप्शन में है ही नहीं है। अब अगर यहां नहीं गया है तो इसका मतलब है जैसे ट्रायंगल ने गड़बड़ की थी, सामने आ गया, इसी प्रकार डॉट भी सामने गया होगा। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बस इतना फायदा हो गया, हाँ हम सही चल रहे हैं। आप पकड़ो किसको, इनको पकड़ के फायदा नहीं, आप बस इसको पकड़ लो, स्क्वायर को, ये क्या कर रहा है। अब ये यहां था, फिर ये बीच में, फिर ये यहां गया, अब ये यहां गया, यहां से देखो ये अचानक यहां आया बाबूजी। अब अगर यहां आया तो ऊपर जाएगा। बाप कहोगे सर कैसे, क्योंकि देखो ट्रायंगल यहां आया था तो फिर ऊपर गया था ना, ट्रायंगल सामने आया तो फिर अगले में ऊपर गया, तो ये वाला भी अगर ट्रायंगल की तरह सामने आया तो अब ऊपर जाएगा। अब अगर इसको मैं ऊपर ले लूं यहां पे, तो फिर इसका मतलब है मेरे ये ऑप्शन खतरे में पड़ गए, ये खतरे में पड़ गए, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो ये क्वेश्चन फंसाने वाले हैं, जानबूझ के मैंने अच्छे क्वेश्चन इसलिए डाले हैं जिससे आप कुछ सीख पाओ। अब मुझे बेस्ट आंसर देखना है क्या जाएगा, तो सबसे बेस्ट तो भाई मेरा यही जा रहा है, ट्रायंगल सामने आया फिर ऊपर गया, तो इसका मतलब है ये भी सामने आया तो अब ऊपर जाएगा, तो ये मुझे ऊपर लेना है। फिर मेरे ये दो तो गलत हो गए जो मुझे सही लग रहे थे। डॉट को मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि डॉट से फायदा नहीं। चलो इक्वल को चेक करो, इक्वल यहां आया, फिर यहां आया, फिर ऊपर गया, फिर एक ऊपर और गया, फिर यहां आया इक्वल। अब देखो इक्वल के चांस अब कहां है जाने के, इक्वल या तो 180 डिग्री जस्ट नीचे आएगा, जस्ट नीचे तो किसी भी ऑप्शन में नहीं। बात आएगी सर क्यों, क्योंकि ट्रायंगल जस्ट अपोजिट 180, तो ये भी जस्ट अपोजिट या तो यहां आएगा, लेकिन ये तो एक भी ऑप्शन में नहीं। अगर यहां नहीं आया तो आगे जाएगा, अब आगे जाएगा तो आगे किस किस ऑप्शन में है, इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो आंसर क्या देंगे फिर हम 3 देंगे। स्टार को चेक करके फायदा नहीं, बाकी को चेक करके कोई फायदा नहीं, इसे पता लगेगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, फंसाने वाला, अच्छा क्वेश्चन। ये देखो अगर आप इसमें पेयर वाइज चलते हो, चलो पहले इसमें देखो कोई नया सिंबल तो नहीं, क्योंकि पेयर भी गड़बड़ हो जाती है अगर नया सिंबल है, कोई नया तो नहीं। अगर मैं कोई नया देखूं, ये नया है, अगले वाले में यहां नया, फिर यहां नया, फिर यहां नया, अब यहां नया आएगा यहां। क्या स्टार नया है, स्टार हाँ जी। क्या झोपड़ी नहीं है, नहीं, झोपड़ी तो ये रही सी में रिपीटेड है। ये नया है हाँ, झोपड़ी नहीं, और स्टार नया हाँ। तो ये 3 जो चीजें हैं, लेकिन अब ये 3 में 3 को चेक मत करना, नीचे वाले को सेम है। किसको चेक करेंगे, चलो एरो को चेक कर लो, एरो को चेक कर लो, एरो कहां जाएगा। अगर मैं एरो को चेक करूं, चलो एक चीज और है, नया सिंबल यहां आया, अब ये यहां 1 2 3 3 बार रहा, फिर गायब हो गया, तो नया सिंबल 1 2 3 3 बार आके गायब। तो झोपड़ी भी 1 2 3, तो झोपड़ी भी 3 बार आ चुकी है, तो अब गायब होनी चाहिए, झोपड़ी गायब होनी चाहिए, तो यहां भी नहीं आएगी, तो बचा कौन, 3 और 5 बचा। इतने से तो मेरा थोड़ा इजी हो गया। अब इसके बाद 3 और 5 में जो बचा है, अब मैं कौन से पार्ट को चेक करूंगा, अब मैं बचे हुए पार्ट को चेक कर लेता हूं। चलो किसी को भी एक को कर लो, इसको मत करना, 2 को, ठीक है, और ये नया हो गया, इन 2 में से किसी एक को चेक कर लो। चलो एरो को चेक करते हैं। अगर मैं एरो देखूं यहां है, इसके बाद एरो कितना बढ़ा, इसके बाद एरो 1 2 3 135 डिग्री यहां, फिर पीछे हटा, फिर 135 डिग्री ऊपर, फिर पीछे हटा, फिर 135 डिग्री आगे बढ़ेगा, इस कोने पे आएगा एरो। अगर एरो इस कोने पे आएगा तो कौन सा हुआ, 5 हुआ। बेहतरीन क्वेश्चन है। इस सीरीज को ऐसे ही नहीं करा रहे हम कि वैसे ही करा रहे हैं, इस सीरीज पे मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल देखो, सेम रियल पेपर, ये मान लो रियल पेपर चल रहा है, ये ऐसा ही आता है बिल्कुल। रीजनिंग कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, जिन बच्चों ने दिया है पेपर, वो बता देंगे कि हाँ सर बिल्कुल यही नहीं आता। क्या सच बताओ, चैप्टर भी यही आते हैं जो क्वेश्चन डाल रहा हूं, ठीक है। देखो अब इसमें 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के भी डाल दिए, क्योंकि भाई पिछली बार ये भी बहुत आया है। अब ए से बी में कोई नया सिंबल तो नहीं भाई, वो देख लो, नया सिंबल कोई है तो नहीं, बस उसको सबसे पहले पकड़ो, है कोई, हाँ जी ये रहा, नीचे, नीचे नया है। इसमें तो नहीं कोई नया, हाँ जी इसमें ये है। तो मुझे एक बात पता लग गई, नया सिंबल तो जरूर है। अब अगर एक बात बताओ, अगर मैं अगले वाले में नया सिंबल इसको ले लूं और फिर अगले वाले में इसको मान लूं और फिर इसको, तो सीरीज बन सकती है कैसे। अगर मैं यहां इसको नया मान लूं, फिर अगले वाले में अगला सिंबल नया, फिर अगला नया, फिर अगला नया, बन सकती है ना। तो मैं कोशिश करूंगा
कि भाई मेरा आंसर ऐसा हो जिसमें यहां नया सिंबल आया हो। पहली बात, क्या यहां नया है स्टार? नहीं, स्टार तो देखो पीछे बी में आ गया। क्या स्टार नया? नहीं। पी, क्या पी पीछे यूज हुआ? पी पीछे यूज हुआ? ये मत कहना सर पी वहां यूज हुआ। यहां नया आना है तो वो पीछे यूज नहीं होना चाहिए। यहां नया आने का मतलब है पीछे यूज ना हो। तो पी पीछे यूज हुआ है? नहीं। एरो पीछे यूज हुआ है? एरो नहीं हो सकता है नया। अच्छा पी, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब एक बात और, एरो तो भाई यहां नया है। अगर ये नया है यहां, तो एरो तो यहां पहली बार आया होगा। अगर एरो पहली बार आया होगा तो इसका मतलब है इस वाले में तो एरो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस वाले में अगर एरो हुआ तो फिर ये नया कैसे हुआ? तो एरो इसके अंदर होना नहीं चाहिए। तो अगर एरो है किसी में उसको कट कर दो। दो में एरो था, कट कर दिया, तो आंसर कौन आया? 3 आया। जरूरी नहीं है जिस मेथड से मैं बता रहा हूं उसी से करो। सीरीज में बहुत सारे सिंबल है, जो तुम्हारे दिमाग में आए उससे करो। ठीक है, अलग अलग बच्चे के दिमाग में अलग अलग आ सकता है, आंसर सेम ही आएगा। चलिए एक और देखो भाई, इसमें अगर मैं इसमें देखूं तो ये स्टार गया तीसरे नंबर पे, क्रॉस गया तीसरे पे, तो पी तीसरे पे लूंगा। क्या है मेरा भाई पी तीसरे में? किसी पे यहां है, यहां है। अभी के लिए इसको काट देता हूं, मुझे नहीं पता यही है क्या आंसर, आगे पता चलेगा। अब इसमें अगर मैं देख लूं ये तीसरे पे चला गया, कोई नहीं। अब जो भी मेरा यहां आंसर आएगा, जो भी मेरा यहां आंसर आएगा, उसका भी ये यहां तीसरे पे होना चाहिए। तो ये जो चांद बाबू है, चांद बाबू जो अगले वाले में तीसरे पे जाएंगे तो यहां चांद बाबू होने चाहिए। कारण, क्योंकि अगर चांद बाबू यहां होंगे तभी तो अगले वाले में तीसरे नंबर पे जाएंगे। भाई सीधा भी हिसाब लगाओ और उल्टा भी। फर्स्ट वाला तीसरे पे आ रहा है, ठीक है, तो यहां भी फर्स्ट वाला पी तीसरे पे आएगा, तो पी तीसरे पे 2 ऑप्शन में है। लेकिन ये भी तो दिमाग लगाओ, यहां जो रहा होगा वो अगले में यहां आएगा, तो ये चांद रहा होगा यहां। अगर चांद रहा होगा तो ये भी गलत ही है, हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते थे, नया सिंबल पकड़ लेते, इसमें नया सिंबल ऊपर आया, फिर नया सिंबल नीचे आया, फिर नया सिंबल ऊपर आएगा। अगर नया सिंबल ऊपर आएगा उससे भी जा सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो मैथ पे आ जाओ भाई। मैथ में उसने कहा है यदि एक स्क्वायर की जो साइड है 20% इंक्रीज कर दे, स्क्वायर की साइड को 20% बढ़ा दे, तो एरिया में कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा। देखो आपको सारे फॉर्मूले करवाए हैं स्क्वायर वाले, तो आपको साइड दी है, साइड कितनी बढ़ा रहा है भाई? साइड बढ़ा रहा है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5 बढ़ा रहा है, यानी 5 से कितनी कर रहा है? 6 कर रहा है। तो एरिया कितना हो जाएगा? अगर पहली साइड 5 है तो एरिया 25, और अभी एरिया हो जाएगा 36, तो एरिया कितना बढ़ा? 11 बढ़ा। तो एरिया जो है कितना बढ़ेगा परसेंट में? तो एरिया 11 बढ़ा कितने पे? 25 पे। परसेंट में तो गुणा 100, सीधा आंसर पकड़ो 25 चौक तो कितना? 44%। सबसे बेस्ट और इजी तरीका बता दिया। एक तरीका और बता सकता हूं एरिया का, तो एरिया जो बढ़ेगा, एरिया जो बढ़ेगा वो होगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इससे भी हो जाएगा। तो साइड कितनी बड़ी? 20, तो ए की जगह भी 20, बी की जगह 20 ही आता है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम ही होती है स्क्वायर में, वर्ग में, और प्लस 20 गुना 20 बटे 100। और भी बहुत तरीके इस क्वेश्चन को करने के भाई, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं, जो आपको बेस्ट लगे वो कर लो। ये देखो इसको सोल्व करना है, लेकिन इसमें गड़बड़ कर दी इसने। और गड़बड़ क्या कर दी? ये यहां पर x माइनस पता नहीं क्या था जो इसने यहां पे गड़बड़ कर दी। ठीक है, एक बार मैं चलो चेक कर लेता हूं कि इसमें x माइनस क्या दिया है, अगर मुझे मिल जाता है। ठीक है, 1 सेकंड के लिए रुकेंगे बस आप, तब तक आप इस क्वेश्चन को करो, तब तक इस क्वेश्चन को करो आप। हाँ, x माइनस 2, x माइनस 2, हाँ x माइनस 2 है यहाँ, x माइनस 2 अब हो जाएगा। देखो अब इसमें 5/9 की पावर x माइनस 2 है, ये पूरा क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करो ध्यान से, तो 5 की पावर कितनी हुई? x माइनस 2, और अपोन में 9 की पावर x माइनस 2, ये हो गई। और बराबर में 9 की पावर x माइनस 4, और ये 5 की पावर x माइनस 4, ये हो गई। ठीक है, अब देखो इसका सबसे इजी तरीका तो अगर मैं बताऊं करने का, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस आपको। सबसे जो बेस्ट और इजी तरीका है वो तो क्या है? वो तरीका तो यह है, यहां भी 5/9 है और यहां 9/5 है, दोनों को 5/9 बना लो। और वो कैसे बन सकता है? यहां पे 5/9 की पावर जो है वो x माइनस 2 है। ठीक है, अगर आप इसको भी 5/9 बनाओ ना, उल्टा कर दो, उल्टा,
तो पावर नेगेटिव हो जाती है। हमेशा आपको याद रखना है, अगर कभी भी फ्रैक्शन को उल्टा करो पावर नेगेटिव हो जाती है। आपने इसको 9/5 को उल्टा लिख दिया 5/9, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाती। अगर पावर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में माइनस में हो जाएगी। ये फैक्ट याद रखना, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उसको पता होगा। बेस देखो, बेस जो है बेस सेम हो गए तो पावर इक्वल रख दो, x-2 इज इक्वल टू, अब माइनस के अंदर गुणा कर लो, -x + 4। अब x को इधर ले आओ 2x और 2 को उधर ले जाओ 6 और x का मान आया 3। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है, आप ऑप्शन पुट करके देख लो। पहला ऑप्शन 6 रख दो, यहां भी 6 रख दो, यहां भी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है क्या? नहीं आई तो 3 रख दो, 3 रख के साइड इक्वल आती है क्या? जहां भी साइड इक्वल बन जाएगी वही आपका आंसर। देखो 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, ठीक 2 चित। अब देखो चित क्या होता है? हेड होता है, हेड, HEAD, हेड्स। तो 2 चित आने की प्रायिकता। 3 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 पे एग्जैक्टली हेड आए। एक बात बताओ, अगर मैं एक कोइन उछालू तो या तो टेल आएगा या हेड आएगा, सेम। अगर मैं 2 कोइन उछालू तो हो सकता है 2 कोइन जब मैं उछालूंगा एक साथ, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है एक पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पर हेड, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल। तो अगर मैंने एक कोइन लिया तो एक कोइन को अगर मैं उछाला तो ये केस, 2 कोइन को उछाला तो ये केस, अगर 3 कोइन को उछाला मैंने तो 3 कोइन को उछाला, हो सकता है तीनों पे टेल 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 आ जाए, तीनों पर हेड 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 आ जाए। अच्छा जी, तीनों पर टेल तीनों पर हेड, 2 पर टेल आ जाए, लेकिन 2 पर टेल कैसे कैसे आ सकता है? 2 पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर टेल हेड, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, और फिर टेल, 2 पर टेल ऐसे भी आ सकता है, 2 पर टेल ऐसे भी आ सकता है, पहले पर हेड अगले दोनों पर टेल। तो टेल 3 बार आने के केस, हेड 3 बार आने के केस, 2 बार टेल आने के केस ये हो सकता है पहले 2 में टेल, पहले और तीसरे में टेल, या लास्ट के 2 में टेल। अब हेड भी 2 बार आ सकता है। अब 2 बार हेड आने का केस क्या हो सकता है? पहले पर हेड दूसरे पर हेड फिर टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड। तो कितने केस बने? 2 4 6 8। यानी अब मैं आपको समझाता हूं, अगर कभी भी वो एक कोइन उछालता है, एक कोइन है, तो टोटल आउटकम कितने बनते हैं? टोटल आउटकम कितने बनते हैं? टोटल आउटकम बनेंगे 2। देखो एक कोइन को उछाला, अगर एक कोइन को उछाला या तो टेल आएगा या हेड, तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे? 2। अगर 2 कोइन को उछाला तो फिर बनेंगे 2 गुना 2, यानी कि अगर एक को उछाला तो 2 की पावर 1, 2 को उछाला तो 2 की पावर 2, 3 को उछाला तो 2 की पावर 3। ठीक है, इसी प्रकार अगर n कोइन को उछाला 2 की पावर n, इसको याद रखना, एक कोइन उछालेगा 2 की पावर 1, टोटल 2 केस बनेंगे, 2 कोइन उछालेगा 2 की पावर 2, 4 केस बनेंगे, 3 कोइन उछालेगा 2 की पावर 3, 8 केस बनेंगे। अब आप मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में, अगर 4 कोइन उछाले तो टोटल कितने केस बनेंगे? 5 अगर उछाले टोटल कितने केस बनेंगे, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, बिल्कुल मैंने कंसेप्ट बता दिया, ये हो गया। अब वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि भाई 2 हेड आ जाए। ठीक, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब एक बात बताओ, जब 3 कोइन उछालेगा तो टोटल केस कितने बने ये? अब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 है। कितनी? 3। तो उसने जो पूछा है प्रोबेबिलिटी, तो क्या होता है? कल बताया था फेवरेबल आउटकम, यानी जो बताना है। फेवरेबल आउटकम का मतलब है जो बताना है, अपॉन टोटल आउटकम, कुल में से। जैसे परसेंटेज निकालते, परसेंटेज में क्या होता है? जिसकी परसेंटेज बतानी ऊपर और जिससे तुलना करनी नीचे, सेम वही है प्रोबेबिलिटी। जिसके बारे में बताना है ऊपर, तो किसके बारे में बताना है? 2 हेड आने के बारे में बताना है। 2 हेड कितने केस में बनेंगे? 3 में। नीचे टोटल में से बताना है कितने? 8। आंसर 3/8। ठीक है, अब बात आएगी सर हमें कैसे पता चलेगा इस केस का कि 2 हेड एग्जैक्ट। देखो आप थोड़ा सा इमेजिन करो, आपको बताना है कि 3 में से 2 बार हेड आए, तो आप 3 बंदे मान लो, ए बी 3 बंदे मान लो। हो सकता है 2 हेड कब कब आएंगे? 3 बंदे हैं, 2 हेड कब कब आएंगे? अगर पहले 2 का हेड आ जाए तीसरे का ना आए, या फिर अगले 2 का हेड आ जाए तीसरे का ना आए, या फिर लास्ट और फर्स्ट का हेड आ जाए तीसरे का ना आए।
तो 2 हेड आने के 3 ही केस बनेंगे। थोड़ा प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा वहां समझ में आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा आपको। 3/8 देखो, इसको सोल्व करना है, क्या आएगा? थीटा का मान जो मन करे वो रख लो, 45 रख देता हूं, पढ़ाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। कभी भी सोल्व करने का क्वेश्चन आए तो थीटा को 45 रख दो, बताया है। अगर किसी को डर है कि 45 पे कहीं गलत ना आ जाए तो 30 रख लो, 30 डिग्री पे कभी गलत नहीं आता। अब इसको देखो, तो ये साइन 45 1/√2। अब इसको ओरली सोल्व करो, 1/√2 की पावर 4। अब 1/√2 की पावर 4 को लिख सकता हूं स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो पहले स्क्वायर करो हाफ, फिर स्क्वायर करो 1/4। कैलकुलेशन आपकी ठीक हो रखी होगी, तो यहां से देख लेना पावर 4 ये देगा, आगे भी 1/√2 की पावर 4 यही देगा। 1 - 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर देगा 1/2 और अगेन 1/2, ये इससे कट गया 1/4 हाफ हो गया, और ये 1 में से हाफ गया तो हाफ ही रह गया, सब कट के 1 आ गया। ठीक है, लीजिए, वो कहता है एक सर्किल का जो डायमीटर है 15% बढ़ाया जाता है एरिया। देखो भाई, अगर डायमीटर 15% बढ़ता है तो रेडियस भी कितनी बढ़ेगी? रेडियस भी 15% ही बढ़ेगी। कारण, क्योंकि अगर डायमीटर बढ़ा है तो रेडियस भी बढ़ी है, और परसेंटेज में मैंने बताया था जितना परसेंट डायमीटर बढ़ता है उतना ही परसेंट रेडियस बढ़ती है, बताया था आपको। ठीक है, चलो आपको यकीन से नहीं आता, एक काम करो, 15% क्या होता है? 15/100, 15/100 यानी कि 3/20 बढ़ा तो प्लस, तो मैं ये कह सकता हूं जो डायमीटर है वो 20 से बढ़ के कितना हो गया? 23 हो गया। अब रेडियस जो हो जाएगी 20/2, 23/2, यही आएगी 20 और 23 ही, और मैंने बताया था ये जब आपको पढ़ाया। ठीक है, सेम ही आएगी रेडियस भी। अब इस चीज को समझ लो, मैं इसको हटा देता हूं, अब डायरेक्ट बताता हूं, जितना आपका डायमीटर बढ़ेगा उतनी रेडियस बढ़ेगी। तो रेडियस कितनी बढ़ी? 15% बढ़ी, तो 100 से कितनी हो गई? 115, यानी कि 20, 23। अब एक बात बताओ, जो एरिया उसने कहा एरिया कितना बढ़ेगा, तो एरिया होता है πr²। एरिया क्या होता है भाई? πr² होता है, तो 400 पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये 23 आना था, सॉरी 23। ठीक है, 23 का कितना हो जाएगा? 529 पाई। पाई से पाई कट गया। ठीक है, तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा सभी को। अब ये बताओ एरिया कितना बढ़ा, हिसाब लगा दो, 129 बढ़ा। अब वो कहता है एरिया परसेंट में कितना बढ़ा, ये बता दो, एरिया परसेंट में कितना बढ़ा। अरे भाई 129 बढ़ा 400 पे, गुना 100, 00 से 00, 4 से काटा 3 बार, 4 दूनी 8, 25%, आंसर 32.25। क्लियर? अच्छा, एक फॉर्मूला और लगा सकते हो, एरिया इज इक्वल टू A + B + AB अपॉन 100, लिखवाया था। अब देखो एरिया πr², यानी A की जगह भी आर आएगा, B की जगह भी आर आएगा, कितना बड़ा? 15, तो A की जगह भी 15, B की जगह भी 15, 15 गुणा 15/100, 15 15 30, 225 को 100 से काटा 2.5, तो 32.25 ही आएगा। दो तरीके बता दिए, कोई से भी कर लो। चलो, एक कंपनी में इंजीनियरों की संख्या प्रत्येक 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कल भी कराया था मैंने सीआई में ऐसा क्वेश्चन, हर 2 साल में 2 गुनी हो जाती है। कितने समय में 1024 होगी? देखो भाई, सपोज करो ये 1 थी, हर 2 साल में 2 गुनी होती है, यानी 2 साल कितने गुना हुई? 2 गुनी। फिर 2 साल कितने गुना हुई? 2 गुनी, 4 हो गई। फिर 2 साल 2 गुनी 8 हो गई। इसी प्रकार चलते रहो, फिर 2 गुनी 16 हो गई। ठीक है, अब ऐसे बढ़ते जाओगे, फिर 2 गुनी कितनी हो गई? फिर आपकी 16 से 32 हो गई, ऐसे चलती जाएगी। लेकिन अब एक बात बताओ, 32 के बाद कितना आएगा? फिर 64, 64 के बाद कितना आएगा? फिर 128, 128 के बाद 512, और 512 के बाद 1024। कितने साल हुए टोटल? 2 2 2 2 2 2 2 2 2, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, पहले 2 गुनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, और 128 से 256 होनी थी, सॉरी 128 से 256, तो 128 से 256, 256 से 512, और 512 से 1024। अब देखो 2 2 2 2 2,
और ये 2 कितने साल हुए? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कितने हुए? 20 साल। लेकिन भाई ये तो ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? दिक्कत नहीं हो जाएगी? इसकी ट्रिक देखो। तो 2 साल में 2 गुनी होती है, कितने गुनी? 2 गुनी। कितने गुनी? 2 गुनी। कितने साल में? 2 साल में। अब वो कहता है बताइए 1024 गुनी, तो 1024 को लिख लो 2 की पावर 10 गुनी। सेम बेस बनाओ, जो बेस ऊपर है वही बेस बनाओ, यही ट्रिक है। जो बेस ऊपर वही बेस बनाओ। अगर ऊपर 2 गुनी है तो 2 की पावर बनाओ, तो 2 की पावर 1024 होता है 2 की पावर 10। काउंट कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 ऐसे काउंट कर लो उंगलियों पर। तो 10 गुनी। कितने साल में बतानी है कि कितने साल में? तो सीधा फॉर्मूला जो होता है इसका, इस 10 की जो गुणा है इस 2 में करनी है, आंसर आ जाएगा नहीं 10 गुणा 2 20 वर्ष। अभी मैं सीआई पढ़ाया नहीं, जब सीआई पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। अभी थोड़ा सा मैंने हिंट बता दिया। 2 गुनी 2 साल में, 2 की पावर 10 गुनी कितने साल में? तो ये पावर की गुणा वर्ष में हो जाती है सीधी, पावर की गुणा वर्ष में। बेस सेम होने चाहिए, ये कंडीशन भी है। दोनों तरीके बता दिए, कल वाला भी और ये भी। चलो, 9800 रुपए की धनराशि 6 साल में इतना ब्याज देती है, ये ब्याज है, रेट बताओ। तो एसआई है ये, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला भाई पीआरटी अपॉन 100 होता है, सबको पता होगा। कितना मिला? 4704 मिला। प्रिंसिपल कितना था? 9800 था। रेट पता नहीं। टाइम कितना था? 6/100। 00 से 00 कट गई, कट गई भाई। अब ये देखो, ये कटता किससे? किससे कट जाएगा? ये 7 से कट जाएगा। 7 से बिल्कुल कट रहा है। 14 से भी कट जाएगा, 14 7 98। 14 से इसको भी काट के देखो, 14 3 42, बचा कितना? 5 और 0। 14 3 42, 8 और 4, 14 6 84, कट गया। अब इसको 7 से भी काटो, 7 से कितना? 7 चौक 28, 5 और 6 7 8 56, और इसको 6 से काटो 8, तो रेट आएगी 8%। ठीक है, देखो सिंप्लीफिकेशन का है, सोल्व करो, बोर्ड मास लगाओ, पहले अंदर का सोल्व होगा। 4 से 8 कटा 2, 5 में से 2 गया 3, इसका पूरे का रिजल्ट आ गया 3, क्योंकि 4 से 8 कटा 2, 5 में से 2 गया 3, पूरे का 3। अब इसको सोल्व करो, 6 और 3 9, 9 में से 1 गया 8, तो ये तो 8 बचा। और बाहर कितना है? 7 चौक 28, 29/4। एलसीएम ले लो, 29 प्लस एलसीएम 8 चौक 32, ठीक है। और बट्टे में कितना आया? 4, तो 30 30 60 और 1 61/4, और इसको सोल्व कर दो। 61/4 सोल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर ये रहा। चलिए, वो कहता है मोहित 10 मीटर पर सेकंड की गति से अपने ऑफिस जाता है और x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस घर आता है, और इस पूरी यात्रा के दौरान उसका एवरेज जो स्पीड है ये 12 मीटर पर सेकंड है। देखो, एवरेज स्पीड का भाई फॉर्मूला याद रखना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अगर सेम डिस्टेंस हो 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, सीधा फॉर्मूला है, और यही आता है आपका सेम डिस्टेंस वाला। देखो, ऑफिस गया और घर आया, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, जितना दूरी गया उतना दूरी आया। तो अगर दूरी कभी भी समान हो, फॉर्मूला लगता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट स्पीड सेकंड स्पीड अपॉन ये। ठीक है, या 2ab लगा लो, x का इसमें यूज दिया है, 2ab लगा लो, 2ab अपॉन a प्लस b। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है फर्स्ट स्पीड, बी का मतलब है सेकंड स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, 2a कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड इंटू बी मुझे पता नहीं, दूसरी स्पीड मुझे पता नहीं, 10 मीटर पर सेकंड प्लस बी मुझे पता नहीं, पूरा मीटर पर सेकंड में चल रहा है। एक बात बताओ, अगर पूरा मीटर पर सेकंड में है तो ऊपर जो है इस 10 की गुणा इधर कर लो, पूरा मीटर पर सेकंड में 10 की गुणा 12 में की तो 120 प्लस 12 बी हो गया। इसके बाद 10 दूनी 20 बी, उधर 20 बी, 12 बी अगर मैं उधर ले जाऊं, 12 बी उधर ले जाऊं तो बचा कितना? 8 बी, तो बी का मान आ गया 120/8। 8 एकम 8, 4 0 8 पंजे 40 मीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन उसको आंसर मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए, उसको आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 15 गुना 18/5, कल ही बताया था, कल के प्रैक्टिस सेट में। अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 की गुणा, रिजल्ट छोटा आता है तो 5 ऊपर, और अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो रिजल्ट बड़ा आता है 18 ऊपर। बताया था 5 से 1 कट्टा तो कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर, तो कितना आ गया? 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए,
रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा कर देता है, मतलब करनी तो 2 से डिवाइड थी और कर देता है 2 से गुणा। माना नंबर 100, 2 से डिवाइड करना था, ठीक है, तो राइट कितना आएगा 100 बटे 2, 50, लेकिन 2 से गुणा कर देता है तो रोंग कितना आएगा 100 गुना 2, 200 ये आएगा। परिणामी जो संख्या है वो सही मान से सही मान का कितना परसेंट है, वो कहता है जो गलत रिजल्ट मिला, गलत रिजल्ट, परिणामी यानी गलत रिजल्ट, गलत रिजल्ट रियल वाले का कितना प्रतिशत है। एक बात बताओ, तो यहां देखो गलत रिजल्ट कितना है 200, वो कहता है गलत वाला सही वाले का कितना परसेंट है। किसके बारे में पूछा, गलत वाले के बारे में पूछा, तो ऊपर लो, उसको ऊपर रखो। किससे तुलना की, सही वाले से तुलना की, उसको नीचे लो। 50% में पूछा तो गुणा 100 करो, गुणा 100, 50 से कितना 2, तो 400% आंसर। जरूरी नहीं इसी से करो, ऐसे भी कर सकते हो। माना नंबर 1 है, माना नंबर या 2 ही मान लो, माना नंबर 2 है, 2 से विभाजित करना था, तो अगर मैं नंबर को 2 मानूं, 2 से डिवाइड करके 1 आता, लेकिन 2 से गुणा कर दी तो नंबर 4 आ गया, तो 1 आना था 4 आ गया, तो 1 4 का कितना गुना है 4 गुना, यानी कितना परसेंट 400%। बस ने ये पूछा ना गलत वाला कितना परसेंट है, तो देख लो सही वाले का 4 गुना मतलब 400%। तो ऐसे भी कर सकते हो ओरली। लो भाई, रोहन ने 275 रुपए प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदे। वो कहता है रोहन 275 रुपए प्रति टेबल के हिसाब से खरीदता है और 16 टेबल इतने रुपए में बेचता है। एक बात बताओ, खरीदा एक टेबल, तो एक टेबल को ये देखो कितने में बेचा, तो सीपी ऑफ 1 275, तो एसपी ऑफ 1 5060 बटे 16 आ गया। अब उसने 16 से डिवाइड करो तो 16 से कितना आएगा, 16 तिया 48, 2 और 6, 16 एकम 16, 10 और 0, 10 और 0 16 चिके 96 पॉइंट समथिंग आएगा, 316 लगभग मान लो, लगभग। अब वो कहता है उसको कितना परसेंट फायदा हुआ, तो प्रॉफिट कितना 25 प्लस 16 41 रुपए लगभग। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट किस पे निकलेगा, प्रॉफिट 41 किस पे निकलता है, प्रॉफिट सीपी पे, तो कितने का फायदा हुआ 41 रुपए का, कितने पर 275 पर, गुणा 100, तो इसको काटा 25 चौक, 25 एकम और 25 एकम, ये हो गया 4 एकम और 16 बटे 11। अब 11 से डिवाइड करो, 11 एकम 11, बचा कितना 5 और 4 54, 54 लगभग लगभग 55 है, तो 15% लगभग। अब आंसर मैच कर लो जो लगभग 15% के पास हो, एक ही ऑप्शन 15 के पास है, ये 15 खुद। एक व्यक्ति ने 1200 रुपए प्रति बोरी की दर से 12 बोरी, 1500 प्रति बोरी की दर से 8 बोरी और 2100 की दर से 10 बोरी खरीदी। सभी बोरियों का कुल औसत वजन बताओ। सबका औसत बताना है, ठीक है, सबका औसत। अगर सबका औसत बताना है तो क्या लिखेंगे, कुल, कुल यानी कुल मूल्य यानी टोटल, अपॉन कुल संख्या, कुल संख्या। तो ये बताओ कुल मूल्य, एक बात बताओ 1200 रुपए के हिसाब से 12 बोरी खरीदी, तो 12 गुना 12 144, 14,400। अच्छा जी, 1500 8 बोरी 1500 के भाव से, 15 अट्ठे 120, 12,000। 2100 10 बोरी 2100 के भाव से, तो 21,000। टोटल बोरी कितनी हो गई 12 और 8 20 और 10 30 बोरी हो गई। बस कर दो सोल्व। अब ये कितना हो गया 21,000 और 12,000 33,000, 33,000 और 14,000 47,400 बटे 30, 0 से 0, 3 एकम 3, 1 और 7, 3 संग 18, 1 और 4, 1 और 4 का मतलब हो गया 3 एकम 3, 1 और 7, 1 और 7 सॉरी, 3 एकम 3, 1 और 7, 3 पंजे 15, 2 और 4, 3 अट्ठे 24 रुपए, 1580। पूरा गुणा पे आधारित था, पूरा का पूरा। कैलकुलेशन फास्ट है, तुरंत कर जाओगे। ठीक है, ये हो गया भाई आपका कंप्लीट। मॉक आंसर की ये रही। अगर कोई क्वेश्चन स्पीड की वजह से गलत कहीं हो जाए तो आप भाई कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो, भूल चूक माफ करना, क्योंकि मेहनत तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। बाई चांस स्पीड के चक्कर में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए किसी भी प्रकार की, तो आप बताओ, उसको सही हम जरूर कराएंगे। और ये जो पीडीएफ है, कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे फ्री पीडीएफ के नाम से फोल्डर है, जिस पे लिखा है एयरफोर्स 1 2026 फोल्डर, उसके अंदर मिलेगी। रागा सेक्शन के नाम से आपको ये फाइल मिल जाएगी।
ठीक है भाई, तो इस पे पूरा आपको मेहनत करनी है। ये 10 मॉक जो हम बना रहे हैं इसमें अपनी पूरी जान हम लगा रहे हैं, अपना पूरा एक्सपीरियंस जो पिछले 6-7 साल का एयरफोर्स का एक्सपीरियंस है वो पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया है। एक बच्चे के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है वो क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस बुक को पढ़े किस बुक को ना पढ़े, चैप्टर में से क्या क्या चीज छोड़े, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, यानी कंटेंट की सबसे बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को आपके टीचर यानी हम लोगों ने आपके लिए स्वीकार किया है और आपके लिए जो बेहतरीन कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट है, वो लेकर हम आए हैं। आपको मेहनत करनी है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना करो, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। फाइनल जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप मेरे पास अपना रिजल्ट भेजना या ना भेजना, चाहे आप मुझसे मिलने आना या ना आना, बस मैं ये चाहता हूं जितना भी बच्चा पढ़ रहा है वो पूरी मेहनत और शिद्दत लगन से पढ़े। आप भी मेहनत कर रहे हो और आपकी जो मेहनत है उसके पीछे आपके माँ बाप भी आप पे उम्मीद रखे हुए हैं और हम भी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें भी आपसे उम्मीद है। तो आपको उस उम्मीद पर खरा उतरना है और आपको एग्जाम को क्रैक करके अपने सब चाहने वालों को एक खुश होने का एक जो पल होता है, लम्हा होता है, वो आपको देना है। जय हिंद, जय भारत।